मोटे आदमी की आवाज तीखी और कानों को छेदने वाली थी। केवल एक चिल्लाहट से उसने तुरंत पूरे कार्यालय क्षेत्र का ध्यान आकर्षित किया। जियान ने, जो माफी मांगने वाला था, भौहें चढ़ा लीं और उदासीनता से देखने लगा। जब अन्य लोगों ने देखा कि मोटा आदमी सीईओ को डांट रहा है, तो वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और चुपचाप उसे धूप अर्पित कर दी। मैंने अभी ये कपड़े खरीदे हैं। इस समय वांग मिंगजियाओ ने अचानक ठंडे स्वर में बात की। उसने अपना सिर उठाया और जियान ए की ओर देखा। उसके गोरे और नाजुक चेहरे पर धीरे धीरे घृणा भर गई। ये स्पष्ट था कि वह जियान ए को उससे टकराने के लिए दोषी ठहरा रहा था। उसकी अभिव्यक्ति देखकर जियान ए के दिल में तुरंत गुस्सा पैदा हो गया। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह इस व्यक्ति से टकराई थी, लेकिन वह इसका सारा दोष नहीं ले सकती थी, है ना? उसके हाथ में कॉफी का कप था और उसने यह नहीं देखा कि वह कहाँ जा रहा है। क्या उसकी आंखें उसके सिर पर उग आईं? ओह प्रिय, ये ठीक है। मिंगजियाओ, मोटे आदमी ने कहीं से एक टिश्यू निकाला और चापलूसी भरे स्वर में उसे सांत्वना देते हुए वांग मिंगजियाओ के शरीर को बेतरतीब ढंग से पोंछ दिया। अंत में ब्लैक कॉफी का दाग और गंदा हो गया। वांग मिंगजियाओ ने अधीरता से मोटे आदमी के हाथ पर थप्पड़ मारा और जवाब दिया, ठीक है, पोंछना बंद करो, बस इसे फेंक दो। जब उसने वांग मिंगजियाओ का स्वर सुना, तो मोटे आदमी को पता चल गया कि वह गुस्से में है। वह जियान ए पर अपना गुस्सा निकालने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली से जियान ए के चेहरे की ओर इशारा किया। उन्होंने अहंकारपूर्वक कहा, आप वहाँ किस लिए खड़े हैं? जल्दी से हमारे मिंगजियाओ से माफी मांगो। क्या आपको उसके कपड़े गंदे करने की भरपाई नहीं करनी है? मूर्ख मत बनो, क्षमा मांगना। जियान ए ने उसके दिल में व्यंग्य किया। उसने अभी अभी माफी मांगने की योजना बनाई थी। हालांकि इसके लिए वे दोनों ही जिम्मेदार थे, लेकिन दूसरे पक्ष को इससे भी बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। इसके साथ ही उनके लिए माफी मांगना ठीक था, लेकिन अब उस मोटे आदमी को देखकर जो धूर्त की तरह गाली दे रहा था और उसके सामने घमंडी लड़के को देखकर जियान ए को दया आ गई कि कॉफी का कप सीधे उनके चेहरे पर नहीं गिरा। अरे, क्या कोई इस मनहूस लड़की को जानता है? ये देखकर कि जियान ए ने कुछ नहीं कहा, मोटे आदमी ने सोचा कि वह मूर्खतापूर्ण डर रही थी। उसने तुरंत अपने आसपास के लोगों की ओर देखा। ये किसका बच्चा है? अगर किसी ने इसे नहीं पहचाना, तो मैं इसे बाहर फेंक दूंगा। अगर जियान ए ने कुछ नहीं कहा, तो कौन कुछ कहने की हिम्मत करेगा? सबकी नजर हंगामे पर थी। किसी ने उछलते हुए मोटे आदमी पर ध्यान नहीं दिया। वांग मिंगजियाओ की नाराजगी गहरी हो गई, लेकिन उनका पहला विचार ये था कि उनकी छवि बहुत भयानक थी। उसे जल्दी से अपने कपड़े बदलने पड़े। पहले मेरे कपड़े बदलने के लिए मेरे साथ चलो, वांग मिंगजियाओ ने अचानक कहा, लेकिन उसकी नज़र अभी भी जियान ए पर थी। उन्होंने कहा, हम इसे बाद में सुलझा लेंगे। अरे! इस समय जियान ए, जिसने कुछ भी नहीं कहा था, वांग मिंगजियाओ के अंतिम शब्दों पर गुस्से में हंसा। जबकि वह अपनी आदर्श छवि को लेकर चिंतित था, वह इस मामले को इतनी आसानी से शांत नहीं होने देना चाहता था और बाद में वापस आकर उसके साथ हिसाब बराबर करने की योजना बना रहा था। जियान ए को अचानक मुस्कुराते हुए देखकर वांग मिंगजियाओ का चेहरा काला पड़ गया। आप अभी भी हंसने की हिम्मत करते हैं? मोटा आदमी की आवाज कानों को चुभने वाली थी। गुस्से के अलावा उसकी आवाज लगभग टूट रही थी। जियान ए ने असुविधा में अपना सिर झुका लिया, लेकिन मोटे आदमी को नजरअंदाज कर दिया, जो बंदर जैसा था। उसने केवल वांग मिंगजियाओ की ओर उदासीनता से देखा और मजाकिया भाव से कहा,
आप हिसाब बराबर करना चाहते हैं? तो चलिए अभी ऐसा करते हैं। किस तरह का आदमी बाद में हिसाब बराबर करता है? जैसे ही वह बोली, जियान ए ने उसकी मेज के सबसे करीब कुर्सी खींची और बैठ गई। अपने पैरों को पार करते हुए जियान ए ने अपनी बाहों को पार किया और दूसरे पक्ष की ओर देखा। मोटा आदमी जियान ए की हरकतों पर क्रोधित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने वांग मिंगजियाओ से कहा, मिंगजियाओ, पहले अपने कपड़े बदलो, यह मुझ पर छोड़ दो। अगर हिसाब किताब तय नहीं हुआ तो कोई भी नहीं जा सकता। जियान ए का स्वर उदासीन लेकिन निर्विवाद था। हाँ, मोटा आदमी गुस्से में हंसा। फिर उसने जियान ए की ओर देखा और कहा, शापित लड़की, देखो तुम्हारे सामने कौन है। तुम अभी भी बहुत घमंडी हो। जियान ए ने फिर से वांग मिंगजियाओ को आकार दिया। रोज एंटरटेनमेंट एक मनोरंजन कंपनी थी। वांग मिंगजियाओ जैसा उत्कृष्ट दिखने वाला लड़का शायद एक नया हस्ताक्षरित कलाकार था, और इस मोटे आदमी को उसका प्रबंधक होना चाहिए। दुर्भाग्य से उनके पास एक अच्छे बाहरी हिस्से के नीचे एक सड़ा हुआ इंटीरियर था। ये लड़का जवान था और अच्छे गुणों वाला था। यह अफसोस की बात थी कि प्रसिद्ध होने से पहले ही वह एक सेलिब्रिटी के रूप में प्रसारित हो चुके थे। यदि वह भविष्य में प्रसिद्ध हो गया, तो कंपनी को अनगिनत बार उसकी गंदगी साफ करनी पड़ सकती है। अब वह एक 15 साल की लड़की से हिसाब बराबर करना चाहता था। सौभाग्य से वह कंपनी की सीईओ थीं। यदि यह कोई अन्य लड़की होती, तो क्या वे कठिन स्थिति में नहीं होती? उदारता न होने पर उसके लिए भविष्य में सफल होना कठिन होगा। इसके अलावा जियान ए जब भी बोर होती थी तो अक्सर टेलीविजन देखती थी, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने पहले इस लड़के को टेलीविजन पर देखा था। जियान ए ने उपहास किया और कहा, मैं उसे नहीं जानता। यही सच था, और यही सच था जो उसने बहुत ध्यान से पुष्टि करने के बाद कहा था। हालांकि जब उसने जियान ए की बातें सुनी, तो न केवल मोटा आदमी क्रोधित हुआ, बल्कि उसने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई और अपनी नाक से जियान ए की ओर देखा। ये ठीक है, जल्द ही पूरा देश उन्हें जान जाएगा। इस समय वांग मिंगजियाओ के चेहरे पर गर्व की अभिव्यक्ति भर गई, जैसे कि उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी हो कि वह प्रसिद्ध होगा। ये देखकर जियान ए मन ही मन बेबसी से मुस्कुराए। उसके दिमाग में एक शब्द कौंध गया, बचकाना। यह आदमी इतने आईक्यू और ईक्यू के साथ मैनेजर कैसे बन गया? वह चेन जिन से बहुत अलग थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पौधा कितना अच्छा था। अगर ऐसे व्यक्ति द्वारा पाला गया, तो उसके भटकने में केवल समय की बात थी। क्या कंपनी के हस्ताक्षर विभाग और विपणन विभाग के लोग अंधे थे? ऐसे व्यक्ति को कंपनी में साइन करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? इस समय उपराष्ट्रपति कियाओ युआन, जिन्होंने ये खबर सुनी थी, तेजी से आगे बढ़े। जब दर्शकों ने उपराष्ट्रपति कियाओ को देखा, तो उन्हें पता चल गया कि कहने के लिए और कुछ नहीं है। वे सभी अपनी सीटों पर पीछे हट गए और काम करने का नाटक करने लगे, लेकिन अंत सुनने की प्रतीक्षा में उनके कान खड़े हो गए थे। जब उसने कियाओ युआन को देखा, तो मोटे आदमी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसके मोटे सिर से फूल जैसी मुस्कान निकली और उसने उसका स्वागत करने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कियाओ युआन उसकी ओर देखे बिना ही उसके पास से गुजर गया। उसने मुड़कर देखा कि उपराष्ट्रपति कियाओ जियान ए के सामने खड़े थे। ये देखकर मोटा आदमी आगे बढ़ा और कियाओ युआन से कहा, उपराष्ट्रपति कियाओ, देखो, मुझे नहीं पता कि यह मनहूस लड़की कहाँ से आई। वह बिना देखे चली गई और हमारे मिंगजियाओ से टकरा गई, जिससे उसके ऊपर कॉफी गिर गई।
उसने भी धर्मी दृष्टि से देखा और माफी मांगने से इनकार कर दिया। हम एक एजेंसी हैं, हालांकि बहुत सारे हस्ताक्षरित कलाकार नहीं हैं। हम लोगों को यूं ही नहीं आने दे सकते। ठीक है, शुक्र है। कॉफी उसके शरीर पर गिर गई। क्या होगा अगर यह मिंगजियाओ के चेहरे पर होती? हमारा मिंगजियाओ जीविकोपार्जन के लिए उसके चेहरे पर निर्भर है। मोटे आदमी ने केवल अपनी खुशी की परवाह की और यह नहीं देखा कि कियाओ युआन की अभिव्यक्ति खराब हो रही थी। जियान ए ने चंचल अभिव्यक्ति के साथ कियाओ युआन को देखा। कियाओ युआन ने जियान ए की ओर देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया। मोटे आदमी को लगा कि माहौल ठीक नहीं है। दोनों के बीच का मौन संवाद अजीब क्यों था? थोड़ी देर के बाद जियान ए ने अपनी भौहें उठाईं और कियाओ युआन की ओर देखा। आपने उस पर हस्ताक्षर किए? उसका लहजा अनौपचारिक लेकिन अस्पष्ट रूप से प्रश्नवाचक लग रहा था। कियाओ युआन का दिल जोर से धड़क उठा। अरे नहीं, क्या सीईओ नाराज हैं? उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और खड़खड़ाहट की तरह इसे नकार दिया। नहीं, नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह एक अंकुर है जो एक कंपनी स्काउट को जिमी टूथपेस्ट के विज्ञापन में मिला था। वह अच्छा दिखता है और उसमें विकास की संभावनाएं हैं, इसलिए हमने उसे साइन कर लिया। टीएसके जियान ने उपहास के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैंने सोचा कि वह एक बड़ा शॉट था। इतने लंबे समय के बाद एक स्काउट ने उसे उठाया। जैसे ही वह बोली, जियान ए धीरे से खड़ी हुई और वांग मिंगजियाओ की ओर देखा। टीएसके वह एक सेलिब्रिटी की तरह दिखता था और जब वह छोटा था तो लू जियाओ से भी अधिक सुंदर था। दुर्भाग्य से उसका दिमाग कुटिल था। उसे निकाल दो। इन दो सरल शब्दों ने सीधे वांग मिंगजियाओ के भाग्य की घोषणा कर दी। ऐसा नहीं है कि जियान ए हृदयहीन था, लेकिन उसने आज जियान ए पर एक भयानक प्रभाव छोड़ा था। ये सोचने का उतावला व्यक्तित्व कि वह पहले भी एक बड़ा सितारा था, इससे अभी भी दूर था। भविष्य में कंपनी के लिए परेशानी का कारण बनना तय था। हालांकि अपनी उपस्थिति के साथ वह अभी भी भविष्य में किसी अन्य कंपनी के साथ अनुबंध कर सकते हैं। बस उसका मंदिर छोटा था और उसमें इतने बड़े बुद्ध को नहीं रखा जा सकता था। जैसे ही वह बोली, जियान ए बिना ऊपर देखे कियाओ युआन के कार्यालय की ओर चल दी। हालांकि जब वह वांग मिंगजियाओ के पास से गुजरी, तो वह अपनी राह में रुकने से खुद को नहीं रोक सकी। जियान ए ने कुछ नहीं कहा और अंततः चला गया। वह शुरू में उसे याद दिलाना चाहती थी, लेकिन दोबारा सोचने पर उसने इस विचार को रद्द कर दिया। उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, और हो सकता है कि वह उसके जैसी लड़की को गंभीरता से न लेता हो। इसके अलावा, उसने पहले ही कहा था कि वह उसका अनुबंध समाप्त करने जा रही है। अब वह एक अच्छी इंसान होने का दिखावा करने जा रही थी। जियान ए ऐसा नहीं कर सका। जियान ए की पीठ को देखते हुए उसने वांग को छोड़ दिया। मिंगजियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि क्या हुआ था। मोटा आदमी भी हैरान था। उसे तभी होश आया जब जियान ए कियाओ युआन के कार्यालय में बदल गया। उपराष्ट्रपति कियाओ, उसे बर्खास्त करो से उनका क्या मतलब था? कियाओ युआन ने मोटे आदमी को देखा और वांग मिंगजियाओ को अफसोस के साथ देखा। उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। इतने अच्छे अंकुर के लिए यह अफसोस की बात थी। कियाओ युआन ने मोटे आदमी की ओर घूरकर देखा और ठंडे स्वर में कहा, ये बिल्कुल इसका मतलब है। हमारी कंपनी अब आपके कलाकार को साइन नहीं कर सकती। कृपया कोई अन्य कंपनी ढूंढें। जब वांग मिंगजियाओ ने ये सुना, तो उसका दिल तुरंत ठंडा हो गया, और उसके चेहरे पर एक चिंताजनक अभिव्यक्ति प्रकट हुई। वे पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए।
उन्होंने अचानक अपने शब्द क्यों बदल दिए? क्या यह अभी उस लड़की की वजह से था? लेकिन वह वही था जिस पर कॉफी के छींटे पड़े थे। जाहिर है, वांग मिंगजियाओ को अभी भी नहीं पता था कि उसने क्या गलत किया है और जियान ए किस बात से नाखुश है। मोटे आदमी ने उत्सुकता से कियाओ युआन की बाँह पकड़ ली। नहीं, उपराष्ट्रपति कियाओ, क्यों? क्या हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे? मिंगजियाओ को देखें, उसके पास बहुत अच्छी स्थितियां हैं। यदि आप उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो आपको पछतावा होगा। कियाओ युआन ने तिरस्कार की दृष्टि से अपना हाथ पीछे खींच लिया और मोटे आदमी की ओर निर्दयी दृष्टि से देखा। अफसोस, आप हमारी कंपनी के सीईओ को नाराज करने के बाद एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। सपना देखते रहो। क्या? सीईओ? कौन? मोटा आदमी सवालिया निशानों से भरा हुआ था और उसने सोचा भी नहीं था कि एक लड़की के पास सीईओ का पद होगा। ये देखकर कि कियाओ युआन जाने वाला था, मोटे आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अनिच्छा से कहा, फिर हमने जिस फिल्म पर चर्चा की। जब कियाओ युआन ने ये सुना तो वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया। आप इसे अपने ऊपर लाए हैं। वह किसी को भी नाराज कर सकता था, लेकिन उसे जियान ए को नाराज करना था। उसे कौन बचा सकता था? कियाओ युआन के पास इन लोगों को और समझाने की ऊर्जा नहीं थी। वह तेजी से अपने कार्यालय की ओर चला गया। मोटा आदमी वहीं खड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि उसे कियाओ युआन का पीछा करना चाहिए या नहीं। उनके चेहरे पर बेबसी और घबराहट साफ झलक रही थी। वह अब भी पहले की तरह अहंकारी कैसे हो सकता है? वांग मिंगजियाओ और भी अधिक स्तब्ध थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि अनुबंध पर हस्ताक्षर विफल हो गए थे। इससे भी अधिक इसलिए कि वे पहले ही उसे साइन अप करने के लिए सहमत हो गए। न केवल उसे कंपनी से बाहर कर दिया गया, बल्कि वह पहले ही असफल हो चुका था। स्वर्ग और नर्क के बीच इस तरह के अंतर ने युवा वांग मिंगजियाओ को एक झटका दिया। वाह, कितना अंधा! थोड़ी देर के बाद मोटा आदमी खुद को रोक नहीं सका और बोला, तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। तुम रोते हुए और हमसे भीख मांगते हुए वापस आओगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने स्तब्ध वांग मिंगजियाओ को बाहर निकाला और कहा, मिंगजियाओ, डरो मत। एक बार जब वे टूथपेस्ट विज्ञापन प्रसारित करेंगे, तो कंपनियां आपको साइन करने के लिए लड़ेंगी। मैं ऐसी नई कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उन दोनों के चले जाने के बाद मूल रूप से शांत कार्यालय में तुरंत चर्चा शुरू हो गई। वह इसका हकदार था। वह ऐसे ईक्यू वाला कलाकार बनना चाहता था। वह प्रबंधक चाले चल रहा है ना? उसका कलाकार अभी तक प्रसिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वह पहले से ही बहुत अहंकारी है। कंपनी को ऐसे किसी व्यक्ति पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम सबसे बदकिस्मत होंगे। एक नज़र और आप बता सकते हैं कि उसकी सेवा करना कठिन है। भविष्य में हम अनिवार्य रूप से ऐसे व्यक्ति से पीड़ित होंगे। यह सही है। सीईओ अभी बहुत मजबूत था। क्या तुमने नहीं देखा कि वे दोनों अभी कितने कमजोर थे? यह अच्छा लगा। वह बच्चा अफसोस की बात है। उसके पास एक ऐसा चेहरा है जो उसे मशहूर बना सकता है। टस्क तो क्या? वह नहीं जानता कि इंसान कैसे बनना है, चाहे वह कितना भी अच्छा दिखने वाला क्यों न हो। वह मनोरंजन जगत में अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। वह दया के लायक नहीं है। महाप्रबंधक के कार्यालय में जियान ने हाथ में ब्लैक कॉफी का कप लेकर मुख्य सीट पर बैठी थी। कियाओ युआन उसके सामने खड़ा हो गया और अजीब तरीके से अपने माथे से पसीना पोंछा। थोड़ी देर बाद वह हंसे और बोले, सीईओ, आप अचानक यहाँ क्यों हैं? मैं कुछ करने के लिए नीचे कंपनी में गया था।
मेरे लिए ऊपर आकर देखना सुविधाजनक था, जियान ए ने लापरवाही से उत्तर दिया। जियान ए ने कियाओ युआन की ओर देखा और चिढ़ाया। शुक्र है मैं आ गया, अन्यथा आप सभी को कंपनी में साइन करने का साहस करते। जब कियाओ युआन ने सुना कि जियान ए के स्वर में कोई गुस्सा नहीं है, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चुपचाप राहत की सांस ली। हालांकि उसे अन्याय महसूस हुआ। सीईओ, ऐसा मत कहो, वांग मिंगजियाओ केवल 19 वर्ष का है। आपने उसे भी देखा, उन शर्तों के साथ। क्या उस पर हस्ताक्षर न करना मूर्खतापूर्ण नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह। वह थोड़ा उतावला है, लेकिन मुझे लगता है कि समस्या उस प्रबंधक के साथ है। ये बच्चा अभी भी छोटा है, और वह अपने आसपास के लोगों से आसानी से प्रभावित हो जाता है। यदि कोई अन्य अनुभवी प्रबंधक उसका नेतृत्व करता है, तो वह निश्चित रूप से भविष्य में प्रसिद्ध हो जाएगा। जियान ए ने सिर हिलाया। वह कियाओ युआन की बातों से सहमत थी। यदि आज उसके साथ जो नहीं हुआ होता, तो वह इस बच्चे को एक मौका देने पर विचार कर सकती थी। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जियान ए एक ऐसा प्रतिशोधी व्यक्ति था। उसे अपमानित करने के बाद भी वह उससे एक मौका चाहता था। क्षमा करें, वह कोई संत नहीं थी। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। जियान ए मुस्कुराया और राहत की सांस ली। ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं देता। यदि इस वांग मिंगजियाओ को स्टार बनने का सौभाग्य मिला, तो भविष्य में अन्य कंपनियां भी उसे चाहेंगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा, अगर वह मशहूर होना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपना मैनेजर बदलना होगा। कियाओ युआन ने तुरंत सिर हिलाया। यह सही है, उसके मैनेजर को लगता है। जैसे ही वह बोला, कियाओ युआन ने उसके सिर की ओर इशारा किया। वह यहाँ सामान्य नहीं लग रहा है। ये देखकर जियान ए ने अपना सिर हिलाया और हंसे। ठीक है, वे भविष्य में क्या करेंगे इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बताओ, कंपनी हाल ही में कैसी प्रगति कर रही है? वह थोड़ा आगे की ओर झुकी और मेज पर लापरवाही से हाथ जोड़कर सुनने के लिए तैयार दिखी। जब कियाओ युआन ने ये सुना, तो वह जल्दी से कैबिनेट में गया, एक दस्तावेज निकाला और कंपनी की स्थिति जियान ए को बताई। इंटरव्यूइंग नाइट की कास्टिंग अगस्त के मध्य में होगी। हमने पहले ही देश के विभिन्न फिल्म स्कूलों और प्रबंधन कंपनियों को ऑडिशन का निमंत्रण भेज दिया है। हमें पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है। नवागंतुकों के बारे में जानकारी। प्रोजेक्ट टीम एक एक करके उनकी स्क्रीनिंग कर रही है और प्रारंभिक दौर में प्रवेश के लिए उपयुक्त शक्ल वाले लोगों की तलाश कर रही है। कंपनी के स्काउट ने हाल ही में कई उत्पादन टीमों और विज्ञापनदाताओं से संपर्क किया। वांग मिंगजियाओ को अभी एक टूथपेस्ट विज्ञापन के फिल्मांकन स्थान पर पाया गया था। उनके अलावा अच्छी स्थिति वाले 3 नए चेहरे हैं। हम उनमें से एक पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं और बाकी 2 पर चर्चा चल रही है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर जियान ए मदद नहीं कर सका, लेकिन कियाओ युआन को सार्थक नजर से देखा। जब कियाओ युआन ने ये देखा, तो उसने तुरंत समझाया, चिंता मत करो सीईओ, इन 3 लोगों के पास कोई प्रबंधक नहीं है। ये बच्चे बहुत मासूम हैं। जब तक उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है, उन्हें भविष्य में मौका मिलेगा। जियान ए ने इस बार सुना और सिर हिलाया। कियाओ युआन ने राहत की सांस ली और जारी रखा। कंपनी को किंगहुआन के लिए 3 विज्ञापन मिले। पहला घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड वेनक्विसिंग है। वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग छात्र इन दिनों अंग्रेजी सीखने के लिए करते हैं। सीईओ, आपको ये पता होना चाहिए। जियान ए ने सिर हिलाया और कियाओ युआन को जारी रखने का इशारा किया। कियाओ युआन
दूसरा गोयू फाउंटेन पेन के लिए है। इस ब्रांड के बारे में देश का लगभग हर कोई जानता है। हमने किंग हुआन की तस्वीर भेजी और उन्हें ये तुरंत पसंद आ गई। इस समय कियाओ युआन बात करना बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने जियान ए की ओर देखा और कहा, तीसरा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय युवा ब्रांड BY है। इस ब्रांड के कपड़ों की मांग दुनिया भर के युवाओं द्वारा की जाती है। पहले उनके द्वारा फिल्माए गए विज्ञापनों में यूरोपीय और अमेरिकी चेहरों का इस्तेमाल किया जाता था। किंग हुआन पहला एशियाई चेहरा है जिस पर उन्होंने निर्णय लिया है। जियान ए हैरान था। वह ब्रांड को जानती थी। बाय जियान ए को आश्चर्य नहीं हुआ कि वे पहले 2 घरेलू ब्रांडों के लिए विज्ञापन हासिल कर सके। आखिरकार विज्ञापनदाता न केवल लोकप्रियता बल्कि स्वभाव और ब्रांड उपयुक्तता भी चाहते थे। इसलिए चाहे वह अंग्रेजी सीखने के उपकरण हों, वेनिक सिंह हों या गोयू फाउंटेन पेन हों, जिया किंग हुआन में पूरी प्रतिस्पर्धा थी। हालांकि उन्होंने एक ट्रेंडी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बाय कैसे प्राप्त किया। हालांकि जियान ए के लिए ये सबसे चौंकाने वाली बात नहीं थी। कियाओ युआन ने आगे कहा, ये सिर्फ विज्ञापन नहीं है। हमें किंग हुआन के लिए बाय का समर्थन प्राप्त हुआ है। अगले वसंत में किंग हुआन बाय के लिए पहला एशियाई राजदूत होगा। यहाँ तक कि जब जियान ए ने ये खबर सुनी तो वह सीधे बैठने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गईं। ये कैसे संभव हुआ? ऐसा नहीं है कि जियान ए को अपनी कंपनी पर विश्वास नहीं था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि रोज एंटरटेनमेंट की स्थापना अभी-अभी हुई थी। घरेलू संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करना उचित था। हालांकि किसी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के लिए सहयोग ऐसा कुछ नहीं था जिस पर जियान ए अब विचार करेगा। क्या ऐसा हो सकता है? जियान ए किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकता था जो ऐसा काम कर सकता हो। प्रबंधक बाय ने इस पर बातचीत की। कियाओ युआन मुस्कुराया। जियान ए ने उत्साह में मेज थपथपाए। वह जानती थी कि यह बाई झोउ थी। ये था उसे। हालांकि ये समझ में आया। जियान ए ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। चूंकि बाई झोउ टॉम राइट को भी आमंत्रित कर सकती थी, इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांड के लिए समर्थन का अवसर स्वाभाविक रूप से उसके लिए आसान था। सीईओ के चेहरे पर मनमोहक भाव देखकर जब वह मेज पर थपकी देने से खुद को नहीं रोक सकी, तो कियाओ युआन ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराया। जब मैं किंग हुआन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर चर्चा कर रहा था, तो संसाधन कॉलम में अंतर्राष्ट्रीय संसाधन थे। उस समय प्रबंधक बाई भी थीं जिन्होंने मुझसे इसे शामिल करने के लिए कहा था। उस समय मैं अभी भी सोच रहा था कि किंग हुआन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को सुरक्षित करने में हमें कितना समय लगेगा, क्योंकि कंपनी अभी शुरू ही हुई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। जियान ए ने कियाओ युआन की ओर देखते हुए एक अर्थपूर्ण मुस्कान प्रकट की, मानो उससे कह रही हो, आप शायद मैनेजर बाई की क्षमता को नहीं जानते हैं। कियाओ युआन का उल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ तक कि जियान ए को भी नहीं पता था कि क्यूसी के राजकुमार के रूप में बाई झोउ कितना सक्षम था। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन जिन ने बार बार इसके बारे में सोचने के बाद रोज एंटरटेनमेंट को चुना। यह पता चला कि बाई झोउ ने किंग हुआन को जो मिशन सौंपा था उसे पूरा करने के लिए उसे ऐसे अद्भुत संसाधन उपलब्ध कराए थे। इन 3 विज्ञापनों के फिल्मांकन का समय सटीक होना चाहिए। बाई का विज्ञापन अन्य 2 के बाद होना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है? जियान ए ने कियाओ युआन की ओर देखा। जब कियाओ युआन ने ये सुना, तो उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो सीईओ,
हम पहले ही इस बारे में दूसरे पक्ष से बात कर चुके हैं। बीवाई सूची में आखिरी होगा। ये स्वतः स्पष्ट था कि घरेलू विज्ञापन संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड समर्थन के बीच कौन अधिक महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वे घरेलू ब्रांडों से पहले अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का विज्ञापन प्रसारित करेंगे, तो इससे दर्शकों को ये भ्रम होगा कि संसाधनों की कमी है। इससे लोगों को लगेगा कि हालांकि वह पहले से ही एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की प्रवक्ता थीं, लेकिन बाद में उनका दर्जा घटा दिया गया और उन्होंने एक घरेलू उत्पाद का समर्थन स्वीकार कर लिया। कुल मिलाकर इसने कलाकार के मूल्य और स्तर को कम कर दिया। यदि स्थितियां उलट जातीं, तो लोगों को लगता कि जिया क्विंगहुआन के संसाधन बेहतर हो रहे थे और वह एक समय में एक कदम उठाने जा रही थी। सबसे पहले उन्होंने देश के एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय ब्रांड के लिए विज्ञापन स्वीकार किया और फिर उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड समर्थन जीता। इससे पता चलेगा कि उसके पास मजबूत गति थी। ऐसा नहीं है कि जियान ने विदेशियों का पक्षधर था, लेकिन मनोरंजन उद्योग बिल्कुल यथार्थवादी था। सामान्य दिमाग प्रशंसकों की कल्पनाओं से मेल नहीं खा सकता। लोगों ने शून्य से चीजें बनाईं और उनमें अपनी कल्पनाओं को उड़ान देने की क्षमता थी। भविष्य में इंटरनेट युग में यह अपने चरम पर पहुंच जाएगा। विरोधी प्रशंसकों के लिए तो यह और भी अधिक था। यदि मशहूर हस्तियां सावधान नहीं होतीं, तो बुरे इरादे वाले लोग स्थितियों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश करते और प्रतिष्ठा को धूमिल करते। इन लोगों ने कई सितारों को स्टारडम की राह पर खींच लिया और इस तरह गायब हो गए। चूंकि उन्होंने रोज एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध किया था, चाहे वह जिया क्विंगहुआन हो या किसी और से, जियान ए को उनकी रक्षा करने की आशा थी। साउथ सिटी वांग परिवार बूढ़े मास्टर वांग ने फोन रख दिया और बुढ़िया की ओर सिर हिलाया। युनजोंग ने क्या कहा? बूढ़ी मैडम वांग ने जल्दी से पूछा। बूढ़े मास्टर वांग ने आह भरते हुए कहा, उन्होंने कहा कि वह कंपनी में हैं और आज रात आएंगे। बुढ़िया ने सिर हिलाया, लेकिन उसने चिंतित होकर पूछा, ये कैसा है? वह नाराज नहीं है ना? वह थोड़ा गुस्से में लग रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने सच्चाई से कहा, ये सच है कि उसने युनफा को शादी करने के लिए आंगन दिया था, लेकिन आपने आंगन को जियो मेई को 2 लाख युआन में बेच दिया। आपने उससे यह बात छिपाई। वह नाराज कैसे नहीं हो सकता था? ये युनफा का विचार था। बुढ़िया चिंतित थी। उन्होंने ही कहा था कि युनजोंग को न बताएं। मैंने इसके बारे में सोचा और सहमत हो गया। युनजोंग ने युनफा को आंगन दिया ताकि वह इसे बेच सके, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे किसे बेचा। उसे विशेष रूप से युनजोंग को बताने की जरूरत नहीं थी, है ना? युनजोंग इधर उधर नहीं पूछेगा। बूढ़े मास्टर वांग ने अधीरता से अपना हाथ लहराया। आपने और युनफा ने एक साथ इस पर चर्चा की। जब युनजोंग आज रात वापस आएगा, तो उसे ये समझाओ। और समझाने के लिए और क्या है? बुढ़िया चिंतित लग रही थी और अपनी आवाज उठाने से खुद को नहीं रोक सकी। यह अब मुख्य मुद्दा नहीं है, ठीक है? युनजोंग के लिए इस मामले को पकड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। सिटी प्लानिंग ब्यूरो अगले हफ्ते जमीन मापने के लिए साउथ सिटी में प्रवेश कर रहा है। अगर वह युनफा को घर वापस दिलाने में मदद नहीं करता है, तो विध्वंस शुल्क युनमेई का होगा। हाँ, जब ओल्ड मास्टर वांग ने ये सुना, तो उन्होंने तुरंत वांग युनजोंग की ओर से गुस्से में चिल्लाया, ओह! इससे पहले जब आपने यार्ड को 2 लाख युआन में बेचा था तो आपने युनजोंग को एक शब्द भी नहीं कहा था। अब जब इसे ध्वस्त किया जा रहा है और आप घर वापस नहीं पा सकते हैं, तो आपके पास युनजोंग को बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं युनजोंग होता, तो मैं भी क्रोधित होता
ओल्ड मास्टर वांग ने वांग युनजोंग को सबसे अधिक पसंद किया। वांग परिवार में हर कोई यह जानता था। बूढ़ी मैडम वांग उससे बहस करने की जहमत नहीं उठा सकती थीं। उसने केवल अपना हाथ लहराया और कहा, ठीक है, ठीक है, मैंने आपसे एक विचार लाने में मदद करने के लिए कहा था। शिकायत के अलावा, आप शिकायत कर रहे हैं। जब युनजोंग आज रात वापस आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। रात में, बूढ़ी मैडम वांग ने व्यंजनों की एक मेज बनाई। जैसे ही वांग युनफा और ली जिया आए, वांग युनजोंग और वांग जिचेन ने भी उनका अनुसरण किया। खाने की मेज पर, वांग युनजोंग के चेहरे पर एक कठोर भाव था। उसने अपनी चॉपस्टिक नहीं हिलाई या कुछ भी नहीं कहा। वह बिल्कुल सीधा बैठ गया। वांग युनजोंग को इस तरह देखकर किसी और की खाने की हिम्मत नहीं हुई। केवल वांग जिचेन ने खुशी से खाना खाया। इस समय, बुढ़िया ने वांग युनफा पर एक नज़र डाली। वांग युनफा ने हंसते हुए पहल की और वांग युनजोंग से कहा, भाई, मैंने इस मामले पर ठीक से विचार नहीं किया, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसे आपसे छिपाना नहीं चाहता था। उस समय, मैंने सोचा कि चूंकि हमने पहले ही घर बेच दिया है, इसलिए आपको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने इसे किसे बेचा है ना? जैसे ही वह बोल रहा था, वांग युनफा ने मन में सोचा, चूंकि आपने मुझे घर दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे किसे बेचता हूँ। वांग युनजोंग ने अपनी आंखें उठाईं और वांग युनफा की ओर देखा। उसने कहा ठंडे स्वर में, ये ठीक है अगर आपने मुझे नहीं बताया कि आपने इसे दूसरों को बेच दिया है। लेकिन आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपने इसे अपनी बहन को बेच दिया है? इसके अलावा, आपने उस यार्ड को 2 लाख युआन में बेच दिया। आपने यह बात मुझसे भी छिपाई। भाई, वांग युनफा ने तुरंत उसे ठीक किया। ये 2 लाख युआन में 2 आंगन थे। मैंने अपना यार्ड भी बड़ी बहन को बेच दिया। वांग युनजोंग ने तुरंत राहत की सांस ली। उस समय, जब वांग युनफा की शादी हुई और ली जिया का परिवार एक नया घर चाहता था, तो बूढ़ी मैडम वांग ने वांग युनजोंग से विनती की कि वे वांग युनफा को पहले शादी करने में मदद करने के लिए उनसे 1 लाख युआन मांगें। अंत में, वांग युनजोंग ने इस बहाने से वांग युनफा को पैसा उधार नहीं दिया कि कंपनी के फंड ट्रांसफर नहीं किए जा सके। स्पष्ट रूप से कहें तो, वांग युनजोंग के लिए केवल 1 लाख युआन नहीं निकाल पाना असंभव था। हालांकि, उनकी सोच वांग युनमेई के समान ही थी। 1 लाख युआन कोई छोटी रकम नहीं थी। वांग युनफा के चरित्र के साथ, यदि उसने वास्तव में उसे उधार दिया था, तो यह उसे देने के बराबर होगा। उससे इसे वापस करने की अपेक्षा करना तो दूर की बात है। बूढ़ी औरत यह अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वह अपने बड़े बेटे के लिए चीजों को मुश्किल बनाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए वह पैसे पाने के लिए वांग युनमेई की तलाश में गई। वांग युनमेई स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं होंगे। उसके बाद, जियान ए ने 2 लाख युआन में गज खरीदने का उल्लेख किया। बुढ़िया फिर से वांग युनजोंग के घर गई। इस बार, उसने पैसे नहीं मांगे, बल्कि केवल इतना कहा कि वह साउथ सिटी में वह घटिया यार्ड चाहती थी। वांग युनजोंग ने इसके बारे में सोचा, और महसूस किया कि यार्ड केवल 50 से 60 हजार युआन का था। इसके अलावा, वह वहां नहीं रहता था, इसलिए उसे इसे बेचने के लिए समय निकालने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। इसके अलावा, बुढ़िया ने उससे 2 बार पूछा था। वह तब तक कंपनी को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता था जब उसके पास आंगन में रहने का कोई कारण नहीं था। इसलिए, उन्होंने इसे वांग युनफा को दे दिया। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने इसे कितने में बेचा। बड़े भाई के रूप में, उन्होंने अपने छोटे भाई की शादी तय करने में मदद की थी। अप्रत्याशित रूप से,
विनाग युनजोंग को अचानक पता चला कि उन्होंने उसकी बहन को आंगन बेच दिया है। इसके अलावा 2 आंगन 2 लाख युआन में बेचे गए। हालांकि ये 2 आंगन की कुल कीमत थी। वांग युनजोंग को पता था कि उसका आंगन वांग युनफा से बड़ा था। यदि वे कीमत की अलग अलग गणना करते तो वे उसका आंगन लगभग 1,20,000 युआन में बेच सकते थे। वांग युनफा का आंगन अधिकतम 70 से 80,000 युआन का था। विध्वंस की अचानक खबर के अलावा न केवल वांग युनजोंग को अंधेरे में रखा गया, बल्कि उन्हें विध्वंस शुल्क में कुछ लाख युआन का भी नुकसान हुआ। स्वाभाविक रूप से उसके क्रोधित होने का कारण था। युनजोंग बुढ़िया इसी क्षण बोल उठी। उसने वांग युनजोंग की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, माँ जानती है कि आप नाराज हैं, लेकिन अब नाराज होने का समय नहीं है। 2 आंगनों का विलेख युनफा के हाथों में नहीं है, बल्कि युनमेई के पास है। सिटी प्लानिंग ब्यूरो अगले सप्ताह भूमि को मापने के लिए साउथ सिटी में प्रवेश करेगा। आप उन 2 आंगनों को वापस पाने का कोई तरीका सोचना होगा। समय आने पर आप और युनफा इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि विध्वंस शुल्क कैसे वितरित किया जाए। अन्यथा जब विध्वंस शुल्क युनमेई के हाथों में होगा तो सब कुछ बहुत देर हो जाएगी। जब बुढ़िया ने ये कहा तो उसे बिल्कुल भी अनुचित नहीं लगा। जब युनमेई नाम उसके मुंह से निकला तो उसने उसके साथ एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। बुढ़िया केवल अपने दोनों बेटों के बारे में सोच रही थी। उसके दिल में सभी अच्छी चीजें उसके बेटों की थीं। यह सही है भाई, वांग युनफा ने तुरंत आवाज लगाई। अभी मुझ पर गुस्सा मत करो। अब मुख्य समस्या गजों को वापस पाने की है। मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ समझा चुका हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी बहन हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है? आखिरकार वांग युनजोंग ने विश्वविद्यालय से स्नातक किया था और अपनी कंपनी के बॉस थे। उनका क्षितिज और मानक वांग युनफा और बूढ़ी महिला की तुलना में बहुत ऊंचे थे। जब उसने ये सुना तो उसने ठंडे स्वर में कहा, उन्हें वापस लाओ। कैसे? क्या उसने भुगतान नहीं किया या उसने तुमसे कर्म छीन लिए? वांग युनफा स्तब्ध रह गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दें। वांग युनजोंग ने आगे कहा, ये 2 पक्षों के बीच एक स्वैच्छिक लेन देन है। ये कानून द्वारा संरक्षित है। जब तक युनमेई आपको घर वापस करने को तैयार नहीं है, ये घर अब युनमेई का है। आप इसे वापस नहीं पा सकते। ऐसा नहीं है कि वांग युनजोंग वांग युनमेई के लिए बोल रहे थे, लेकिन वह वास्तविकता देख सकते थे। यह एक कानूनी समस्या थी। सब कुछ कानूनी था, तो वह इसे वापस कैसे चाह सकता था? जब वांग युनफा ने ये सुना तो वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने वांग युनजोंग की ओर देखा और कहा, बेशक मुझे पता है कि इसे वापस पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं उसका छोटा भाई हूँ। तुम उसके बड़े भाई हो। परिवार एक दूसरे को ऐसे कैसे धोखा दे सकता है? भाई, क्या तुम इसे लेटे हुए ले सकते हो? आप किसे दोष दे सकते हैं? वांग युनजोंग अविचलित थे। उन्होंने वांग युनफा की ओर उदासीनता से देखा और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने उन दोनों आंगनों को 2 लाख युआन में खरीदा। यहाँ तक कि अगर आप सोचने के लिए अपने पैर की उंगलियों का उपयोग करें, तो भी आपको पता चल जाएगा कि कोई समस्या है। चीजें असामान्य होने का कोई कारण होना चाहिए। क्या तुम्हें अब भी मुझे सिखाने की जरूरत है? यदि आपने मुझे पहले क्षण में ये बताया होता, तो क्या आप चुपचाप सहते? वांग युनफा इतना क्रोधित था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। इसका मुख्य कारण ये था कि उसने जो कहा वह समझ में आता था, इसलिए वांग युनफा उसका खंडन नहीं कर सका। जल्दी में वांग युनफा बुढ़िया की ओर मुड़ी और बोली, माँ, मेरे भाई को देखो, मैंने उससे मदद करने को कहा,
लेकिन वह मुझे सबक सिखा रहा है। बुढ़िया के हाव भाव भी अच्छे नहीं थे। ये देखकर उसने एक लंबी आह भरी। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाली थी, लीजिया, जो चुप थी, अचानक सबसे पहले बोली, भाई, नाराज मत हो। लीजिया ने अपना स्वर नर्म किया और वांग युनजोंग की ओर देखा। हम सभी जानते हैं कि घरों को वापस पाना मुश्किल है, लेकिन हम उन्हें मुफ्त में नहीं चाहते हैं। जब तक बड़ी बहन हमारे कर्मों को वापस कर देगी, तब तक हम उन्हें 2 लाख युआन से वापस खरीद सकते हैं। वांग युनजोंग कुछ कहने ही वाली थी कि लीजिया ने धीरे से अपना हाथ उठाया। भाई, चिंतित मत हो, मुझे खत्म करने दीजिए पहला। वांग युनजोंग ने उनके शब्दों को निगल लिया। ये देखकर लीजिया ने आगे कहा, हम कर्मों को वापस खरीदने के लिए 2 लाख युआन का उपयोग करेंगे और दिखावा करेंगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ। समय आने पर हम वह यार्ड आपको वापस लौटा देंगे जो आपने युनफा को दिया था। हम सिर्फ युनफा के लिए एक रखेंगे। आखिरकार हम एक परिवार हैं। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। माँ कई बार बड़ी बहन को ढूंढने गई, लेकिन बड़ी बहन छिप जाती थी। हमने उसे लगभग 1 महीने से नहीं देखा है। भाई, आपके यार्ड का विध्वंस कम से कम कुछ लाख युआन का है। मैं जानता हूँ कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन यह आपके लिए कोई छोटी रकम नहीं है ना? इसलिए आप हमारे लिए यह नहीं कर रहे हैं। आप भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। अगर भाई को लगता है कि आपको ये 10 लाख युआन नहीं चाहिए, तो दिखावा करें कि मैंने यह नहीं कहा। लीजिया वास्तव में एक चतुर व्यक्ति थे। वह जानती थी कि अगर वह वांग युनजोंग की मदद करना चाहती है, तो इसमें उसके अपने हित शामिल होंगे। इसलिए वह उस घर को वापस करने के लिए सहमत हो गई जो मूल रूप से उसका था। समय आने पर उसे विध्वंस शुल्क की एक बड़ी राशि प्राप्त होगी। हालांकि वांग युनफा और लीजिया ने बहुत अधिक निवेश किया था, लेकिन दूसरे विचार से यह उनके लिए लालची होने का समय नहीं था। उन्हें हर तरह का प्रयास करना पड़ा, अन्यथा उन्हें 1% भी नहीं मिलेगा। यदि वांग युनजोंग को आंगन वापस मिल सकता है, तो उन्हें अभी भी कुछ विध्वंस शुल्क मिल सकता है। लीजिया के शब्दों को सुनकर वांग युनजोंग थोड़ी देर के लिए अपने दिल में सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उस यार्ड को ध्वस्त करने में कम से कम कुछ लाख युआन का खर्च आएगा। यदि इसकी कीमत अधिक होती, तो इसकी कीमत 10 लाख युआन से अधिक हो सकती थी। उनकी कंपनी का बाजार मूल्य केवल कुछ मिलियन युआन था। वांग युनजोंग जैसे छोटे बॉस के लिए 10 लाख युआन बहुत बड़ी रकम थी। पैसे का प्रलोभन अनिवार्य रूप से सबसे बड़ा था। इसके अलावा उन्हें इस बात की जानकारी पहले नहीं थी। अब उसके पास आंगन वापस पाने के लिए वांग युनफा से भी अधिक कारण थे। उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं उससे उनके लिए पूछूंगा। जब वांग युनफा ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। उनके बड़े भाई के एक्शन लेने से यह मामला सफल होने की संभावना थी। आखिरकार उनके बड़े भाई एक सफल व्यक्ति थे। घर पर उसका अधिकार सबसे अधिक था। जियोमेई अब हर दिन घर पर नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ छुपी है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। बुढ़िया ने अचानक आह भरी। लीजिया ने भी सिर हिलाया। माँ और मैं अक्सर मिलने जाते थे, लेकिन हमने एक बार भी एक दूसरे को नहीं देखा। 1 महीने से अधिक समय हो गया है। इस समय वांग ज़िचेन, जो चुपचाप खा रहा था, ने अचानक अपना सिर उठाया और बुढ़िया की ओर देखा। दादी, मुझे पता है मेरी बड़ी चाची कहाँ है। आपको पता है? बूढ़ी मैडम वांग दंग रह गईं और उन्होंने तुरंत पूछा। पोते, जल्दी से दादी को बताओ कि तुम्हारी बड़ी चाची कहाँ है। मेरी छोटी मौसी के घर पर, वांग ज़िचेन ने उदासीन भाव से कहा।
कुछ समय पहले जियान ए का जन्मदिन था। मेरी माँ मुझे और ज़मीन को वहाँ ले आई। उसने अपना जन्मदिन मेरी छोटी मौसी के घर पर मनाया। मेरे चाचा याओ जियाची और ओल्ड वू, जो साउथ सिटी में टोफू बेचते हैं, भी वहाँ थे। जब वांग ज़िचेन ने ये कहा, वांग युनजोंग को अचानक याद आया। उस दिन वह अपने बेटे को लेने के लिए जियांग चुनफेन के घर गया। इस बात का जिक्र उनके बेटे ने यूं ही कर दिया। उस समय वह अभी भी हैरान था कि जियांग चुनफेन अचानक वांग युनमी के इतने करीब आ गया और उसने जियान ए का जन्मदिन भी मनाया। हालांकि उस समय उन्हें केवल अपने बेटे को खुश करने की परवाह थी, इसलिए उन्होंने आगे नहीं पूछा। तुम्हारी छोटी मौसी के घर रुक रहे हो? उद्धरण चिन्ह। बूढ़ी मैडम वांग स्तब्ध रह गईं और हैरान स्वर में कहा, क्या आपकी छोटी चाची उत्तरी शहर में नहीं गईं? उनके परिवार की वित्तीय स्थिति के साथ वह अभी भी आपकी बड़ी चाची के लिए जगह कैसे बना सकती हैं? उत्तरी शहर। वांग ज़िचेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए जब उन्होंने अपनी चॉपस्टिक पकड़ी। फिर उसने बूढ़ी मैडम वांग की ओर देखा और मुस्कुराया। दादी, आपने ये खबर कहाँ सुनी? मेरी छोटी चाची के परिवार ने हाइचिंग जिले में एक घर खरीदा। ये 100 वर्ग मीटर का है। नवीनीकरण शानदार और सुंदर है। सभी उपकरण आयातित हैं। जब सभी ने ये सुना तो वे सभी ऐसे दिखे मानो उन पर बिजली गिर गई हो। विशेषकर बूढ़ी मैडम वांग पर। वह इतनी सदमे में थी कि उसका मुंह आधा खुला था और वह काफी देर तक प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। उस दिन जब युझी का परिवार चला गया तो वह उनसे टकरा भी गई। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि क्योंकि साउथ सिटी को ध्वस्त किया जा रहा था, नॉर्थ सिटी में याओ फैन के रिश्तेदारों ने उन्हें एक घर किराए पर दिया था? उत्तरी शहर हाइचिंग जिला क्यों बन गया? इसके अलावा घर किराए पर नहीं बल्कि खरीदा गया था। हाइचिंग जिले में एक घर जो 100 वर्ग मीटर से अधिक का था। इसकी कितनी लागत आएगी? उनके बेटे की बातों से वांग युनजोंग को भी झटका लगा। उसी कीमत पर वह वानबाओ जिले में एक विला खरीद सकता है। युझी की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित उन्हें पैसे कहाँ से मिले? वे शायद हाइचिंग जिले में कभी घर नहीं खरीद सकते, भले ही उन्होंने जीवन भर कड़ी मेहनत की हो। अरे, क्या मेरी दूसरी बहन ने लॉटरी जीती? वांग युनफा ने पूछा। इस कारण के अलावा वह किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता था जिस पर वांग युझी हाइचिंग जिले में घर खरीदने के लिए भरोसा कर सके। बूढ़ा मास्टर वांग अपने होश में वापस आ गया और थोड़ा शांत हो गया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने अनमोल पोते को देखा और पुष्टि की। ज़िचेन, क्या आप निश्चित हैं कि आप उस दिन अपनी छोटी चाची के घर गए थे? वांग ज़िचेन ने अपनी आंखें चौड़ी की और सिर हिलाया। मुझे यकीन है, मेरी प्रतिक्रिया भी आपकी तरह ही थी। मुझे लगा कि मेरी छोटी चाची का परिवार अमीर हो गया है। इसके अलावा, क्या आप जानते हैं कि मेरी चाची और चाचा ने जियान ए को उसके जन्मदिन पर एक लैपटॉप दिया था? ये 20,000 युआन से अधिक था। उनके पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? जब उसने वांग ज़िचेन की बातें सुनी तो शुरू में हैरान बूढ़ी मैडम वांग ने तुरंत गुस्से में मेज पटक दी। ओह, ये युझी! उसने अपनी माँ को भी बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। उसने मुझसे नॉर्थ सिटी जाने के बारे में भी झूठ बोला, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि हमें पता चले कि वह अमीर हो गई है और यहाँ तक कि जानबूझकर हमसे दूर रहती थी। ये देखकर वांग युनफा ने तुरंत आग में घी डाल दिया। पिताजी, माँ, मेरी दूसरी बहन नहीं चाहती कि आप उसका फायदा उठाएं। ठीक है, अतीत में जब उसके पास पैसे नहीं थे तो वह नहीं करती थी आपके प्रति पुत्रवत सम्मान दिखाएं। अब जब उसके पास पैसा है तो वह छिप जाती है। उसने आपको घर खरीदने के बारे में भी नहीं बताया
ओल्ड मास्टर वांग को चेहरा सबसे ज्यादा पसंद था और उनकी अभिव्यक्ति सबसे खराब थी। भले ही उसने बचपन से ही अपने बेटों का पक्ष लिया हो और अपनी बेटियों को नापसंद किया हो, फिर भी वह उनका पिता था। उनके बच्चों के लिए यह उचित ही था कि वे उनके प्रति पुत्रवत सम्मान दिखाएं। वांग यूनजी की हरकतें उनकी नज़र में बेहद अपमानजनक थीं। ज़िचेन, तुम्हारी छोटी चाची का घर कहाँ है? बूढ़ी मैडम वांग ने गुस्से से पूछा। वांग ज़िचेन ने एक पल के लिए सोचा। यिज़हों के बगल में, बिहाई लग्जरी विला में। बिहाई लग्जरी विला काफी भव्य और उच्च श्रेणी का लगता है। वांग यूनफा को और भी अधिक ईर्ष्या हो रही थी। उन्होंने झोंगलू जिले में केवल 80 वर्ग मीटर से कम का एक घर खरीदा था और यह 6 मंजिला सीढ़ी वाला घर था। उनकी दूसरी बहन ने हाइचिंग जिले में एक आलीशान घर खरीदा। ये 100 वर्ग मीटर से अधिक का था और ये 30 से अधिक मंजिलों वाला एक उच्च श्रेणी का पड़ोस था। चाहे कुछ भी हो, वह परिवार में सबसे बुरा था। दादी को कल वहां ले आओ, बूढ़ी मैडम वांग ने वांग ज़िचेन को निर्देश दिया। वांग ज़िचेन ने लापरवाही से सिर हिलाया, मानो उसने ध्यान ही न दिया हो कि उसने अपनी मौसी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। या शायद उसे इसकी परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग मुसीबत में थे। यदि उसकी दादी उसके प्रति अच्छी होती, तो वह स्वाभाविक रूप से उसकी बात सुनता।